अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ब्रॉडशीट तनाज़ा जब सामने आया था तो सबसे पहले जो वीलॉग किए गए उनमें से एक नाचीज का वीलॉग भी था, जिसका मौजू ब्रॉडशीट का तनाज़ा और उसमें मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का मुतदाविया डायलॉग के लंदन की अदालत ने उनकी जायदाद को जायज करार दे दिया है के बारे में था। यानी मौजू बराह रास्त ब्रॉडशीट की तहकीकात, उसने क्या तलाश किया और किस तरह से ये मुस्लिम लीग नवाज के लोग दावा कर सकते हैं कि लंदन के जज के सामने उनकी जायदाद का तनाज़ा भी आया था। आज ब्रॉडशीट के मौजू पर दूसरी बार बात करने की कोशिश कर रहा हूं। आज का मौजू ब्रॉडशीट कमीशन, आला सतही तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान किया है वजीर आजम इमरान खान ने, जिसमें फाजिल रिटायर्ड जज शेख अजमत सईद साहब हेड करेंगे। एक रुकन पर मुश्तमिल इन्वेस्टिगेटिव कमीशन तहकीकात करेगा कि ब्रॉडशीट में क्या क्या गलतियां हुई। लेकिन जैसा कि इस मुंतखब वजीर आजम या सिलेक्टेड वजीर आजम और मौजूदा हुकूमत की अहलियत, काबिलियत और उनकी इस्तेदाद पर रोज़े अव्वल से सवाल उठाए जाते हैं। बाज़ तकलीफ दे अमर होता है कि आला तरीन सलाहियत की हामिल लीगल टीम के होते हुए भी इस तरह के मामलात को जानबूझकर क्यों खराब किया जाता है। जिस भी मामला पर नजर डाली जाती है तो उसके अंदर से ऐसे तारीख गोशे बेनकाब होते हैं, इस तरह के किकबैक्स और कमीशंस की कहानियां सामने आती हैं जो माजी में महज ज़ेब दास्तान होती थी। आज आप उन सब बातों को खुली आंखों से महसूस भी करते हैं और देखते भी हैं। मौजूदा हुकूमत का ब्रॉडशीट तनाज़ा के साथ इसी कदर ताल्लुक था कि जब लंदन हाई कोर्ट ने ब्रॉडशीट के हक में और पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दे दिया तो इन्होंने उसकी अदायगी करने के लिए मामूल के तरीकाकार के बजाय एक मशकूक, खुफिया और इंतहाई मुतनाज़िया तरीकाकार इस्तेमाल किया। अदायगी के बाद पता चला कि इस रकम पर तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कुछ टैक्सेस भी वाजिबुल वसूल थे। बहरहाल, जैसा कि यह हुकूमत अपनी इस्तेदाद के मुताबिक एक नालायक, नाअहल और नसबशुदा हुकूमत साबित होती रही है और छोटे से छोटे तनाज़ा को इस तरह फैलाकर बड़ा कर देते हैं कि बाद में खुद ही उसमें उलझ जाते हैं। तो ब्रॉडशीट का जो इन्वेस्टिगेटिव कमीशन बना कायम किया है, उस मामला को भी इन्होंने खुद ही खराब कर दिया है। ब्रॉडशीट में तहकीकात ये होना चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान के उस वक्त के नुमाइंदगान ने या नैब की उस वक्त की अथॉरिटीज ने, जनरल अमजद ने, जनरल खालिद मकबूल ने और जनरल मुनीर हफीज ने और उस वक्त की नैब की जो लीगल टीम थी, उन्होंने एक गलत मुआहिदा किया जो बैनुल अक़वामी मुआहिदों के कवानीन से मुताबिकत नहीं रखता था। उसके बाद उन्हें गलत तौर पर अदायगियां की गई और बिल आखिर जब हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ ब्रॉडशीट अदालत में आई तो वहां पर नैब के साबिक ओहदेदारों ने मुख्तलिफ तरह के गलत बयानात कलमबंद करवाए। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे या उस वक्त नैब के चेयरमैन की हैसियत से अपने बयान रिकॉर्ड करवाने की बजाय अपनी जाती हैसियत में अपने बयान दिए जो हुकूमत पाकिस्तान और नैब के मफादात के खिलाफ थे। तो ब्रॉडशीट तनाज़ा में इन्वेस्टिगेशन इसी कदर दरकार थी कि यह देखा जाता कि फारूक आदम का बेटा ब्रॉडशीट का लीगल एडवाइजर या लीगल कंसल्टेंट कैसे मुकर्रर हो गया, किस किस जर्नल ने उसमें से कमीशन लिया और किस किस ने अदायगी को यकीनी बनाकर उसमें से अपना हिस्सा बटोरा। लेकिन चूंकि हुकूमत को यह टेंशन आ गई थी कि यह मामला उनसे पहले का है और बिला वजह उन्हें इसमें फंसाया जा रहा है, तो लिहाजा इसमें पूरे तौर पर फंसा जाए, तो हुकूमत ने इसमें पूरे तौर पर फंसने का फैसला किया। ब्रॉडशीट का तहकीकाती कमीशन बनाते वक्त दो दीगर मामलात को भी उसमें डाला गया, उसके TORs में लिखा गया। इसमें कहा गया है कि सदर आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ जिस कदर मुकदमात गुज़श्ता 30 साल में बनाए गए हैं उन सब की तहकीकात भी दोबारा होगी। और इसी तरह यह कहा गया है कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात थे और खसूसी तौर पर जो A1 फ्लैट्स या हुदैबिया पेपर मिल के नाम से मारूफ मुकदमा था जिसे मदर ऑफ ऑल क्राइम्स कहा जाता था, उनकी भी दोबारा तहकीकात होगी।
हैरानगी होती है, मान लिया कि वजीर आजम तो औसत पाकिस्तानी शहरी से कम अकल के मालिक हैं, कम जहन के मालिक हैं, उनकी जहनी इस्तेदाद मुमकिन है क्रिकेट की बॉल को ज्यादा तेज रफ्तारी से फेंक कर कम हो गई हो या खत्म हो गई हो, लेकिन क्या हुकूमत पाकिस्तान की एक प्रीमियर इदारा के तौर पर काम नहीं कर रही है? क्या उनके पास लॉ मिनिस्ट्री की सूरत में प्रॉपर लीगल एडवाइस का कोई फोरम नहीं है? क्या उनकी जो लीगल टीम है उसकी सलाहियत इस कदर कम है कि वो उन्हें ये नहीं बता सकते कि ये दो नए, पंजाबी जुबान में कहते हैं कि कट्टे खोल लेने से उल्टा क्या नुकसान हो सकता है? दोनों की अलग अलग वजाहत पेश करता हूं, मामला समझने में आसानी होगी। 90 की दहाई में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एहतसाब कमीशन पाकिस्तान बनाया था, जिसके सरबराह सेनेटर सैफुर रहमान थे। सेनेटर सैफुर रहमान ने सदर आसिफ अली जरदारी और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मोहतरमा नुसरत भुट्टो के खिलाफ 17 या इससे ज्यादा मुकदमात बनाए थे। उन सब में आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार रहे, कम से कम 7 या 7.5 साल मुसलसल तहवील में रहे, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सजा सुनाई गई। दावा किया गया कि स्विट्जरलैंड के बैंक में कुछ अकाउंट्स हैं जिनके साथ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ताल्लुक जोड़ा गया। बार बार कोशिश की गई लेकिन वहां पर नाकामी हुई, क्योंकि जब तीसरी बार वहां पर मुकदमा कायम करने की कोशिश की गई तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बतौर मुल्जम समन किया गया। उनसे पूछा गया कि इन अकाउंट्स के साथ आपका क्या ताल्लुक है। उन्होंने वहां पर बयान रिकॉर्ड करवाया कि ये 3 अकाउंट्स, इनके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और इसी तरह एक नेकलेस के बारे में कहा गया तो उनकी बाबत भी कहा कि इस जैसा बिल्कुल नेकलेस मेरे पास मौजूद है, मगर ये जो बैंक के लॉकर में नेकलेस है ये मेरा नहीं है। अब एक बात को आप समझ लें कि जब शहीद मोहतरमा ने यह बयान लिखवा दिया तो उसके बाद वो उस जायदाद या उन अकाउंट्स में मौजूद रकम को या नेकलेस को वसूल करने का इस्तेहकाक खो बैठी। आज जितना मर्जी झूठ बोल ले, अमली तौर पर यह मुमकिन नहीं है कि शहीद मोहतरमा, उनका नुमाइंदा या आसिफ अली जरदारी उन अकाउंट्स में से रकम निकलवा सके। एक और वीलॉग में मैंने तफसील के साथ रोशनी डाली है कि किस तरह आसिफ अली जरदारी के जेल जाने के 1.5 साल बाद यौम तकबीर वाले हफ्ता में पाकिस्तानी बैंकों से फॉरेन करेंसी फ्रीज कर दी गई थी और सारे पैसे निकलवाकर स्विट्जरलैंड के बैंकों में 3 अकाउंट खुलवाए गए थे। इसके बाबत मुकदमा फुल फ्लेज पूरे तौर पर पाकिस्तानी अदालतों में ट्रायल हुआ, शहादतें रिकॉर्ड की गई। शहीद मोहतरमा को और आसिफ अली जरदारी को सजा सुनाई गई तो सुप्रीम कोर्ट में जब यह मुकदमा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इस मुकदमा में काबिल सजा शहादत मौजूद नहीं है, यानी उन अकाउंट्स का लिंक बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट आसिफ अली जरदारी या शहीद मोहतरमा के साथ जोड़ा नहीं जा सका, लिहाजा उन्हें बरी कर दिया गया। मुस्तजाद ये कि फौजदारी कानून के बरक्स ये मुकदमा रिमांड किया गया और हुकूमत पाकिस्तान को दावत दी गई कि अगर मजीद कोशिश करके, मजीद शहादत पेश करके आप इन्हें फंसा सकते हैं तो फंसा लें। अगले 17 साल ये मुकदमा चलता रहा, लेकिन जाहिर है कि जब ये अकाउंट्स उनके थे नहीं तो कैसे साबित किया जा सकता। फित्री ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में ये मुकदमा खारिज हुए और आसिफ अली जरदारी और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो बरी हुई। अब वो अमाउंट कहां पर है, किसके पास है, ये हासिल करना, ये तलाश करना इमरान खान की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जिम्मेदारी थी। उन्हें अपना ये काम करना चाहिए। अब मैं ये समझता हूं कि इस मुकदमा को दोबारा खोलना मुमकिन है कि मुहिब्बी इमरान खान के लिए मायूस कुन साबित हो, क्योंकि आज तक बिलाखिर आप पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ ब्लेम गेम तो कर सकते हैं ना, लेकिन अगर संजीदगी के साथ यह तहकीकात की गई और यह जानने और पहचानने की कोशिश की गई कि वो अकाउंट किसने खुलवाए थे और वो अकाउंट्स कहां हैं, उनका पैसा कहां है, बैन ही इसी तरह, बैन ही सदर आसिफ अली जरदारी का मुबैना सरे महल कहां है, अगर इनकी शफाफ तहकीकात हो गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को एक ऐसी क्लीन चिट दस्तयाब हो जाएगी जिसके बाद शायद उनके बारे में गाली देने के अंदाज में भी ये बात करना मुनासिब ना रहे। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीनी तौर पर इस जुडिशियल कमीशन के अंदर ये दोनों मामला लाने पर इमरान खान का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं हुदैबिया पेपर मिल्स केस के बाबत। हुदैबिया पेपर मिल्स केस को मदर ऑफ ऑल क्राइम्स कहा गया। परवेज मुशर्रफ के दौर में उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, तहकीकात हुई। इसमें कहानी यह है कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का मुबैना कमीशन लेने के बाद
पाकिस्तान से उसे लंदन कैसे पहुंचाया गया। इसमें इसहाक डार और एक लंदन में मुकीम काजी फैमिली के अकाउंट्स और पासपोर्ट्स इस्तेमाल हुए। यह काजी फैमिली वो घराना है जहां पर जमाने तालिब इल्मी में इसहाक डार मुकीम रहे थे। काजी फैमिली बतौर गवाह परवेज मुशर्रफ के दौर में हुदैबिया पेपर केस मिल में अपने बयानात रिकॉर्ड करवा चुकी है। इसहाक डार मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। कानून इस जुर्म को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त मुआहिदा करके जद्दा चले गए तो परवेज मुशर्रफ ने इनको फ्रीज कर दिया। चूंकि कानून में ऐसी कोई इस्तिलाह मौजूद नहीं है कि किसी मुकदमा को कैसे फ्रीज किया जाएगा, तो एक वक्त आया जब रियासत को दोबारा जरूरत पेश आई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ब्लैकमेल करे, तो इन्हें खोलने का हुक्म पाकिस्तान की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच ने, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने करार दिया कि यह एक पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन है। कानूनी एतबार से उनका हुक्म क्या हैसियत रखता है, इसकी अच्छाई बुराई क्या है, यह एक अलग व्लॉग की मुतगाजी है और इंशाल्लाह इस पर करूंगा। लेकिन बहरहाल सच यह है कि यह मामला दफन हो चुका। पाकिस्तान के मौजूदा फौजदारी कवानीन में इसे खोलना मुमकिन नहीं है। अब अगर जस्टिस शेख अजमत सईद साहब का कमीशन वही फाइंडिंग दोबारा तलाश करता है, तो इस पूरी एक्सरसाइज की हासिल वसूल क्या है। वो सारे हकाइक तो पहले से रियासत के और मुखालफिन के मारूफ सहाफियों के इल्म में है और बहुत सारे वकला भी इन सारे वाकयात से वाकिफ हैं। तो उसे दोबारा लाना, दोबारा मंजर आम पर लाकर सिवाय एक ब्लेम गेम के हासिल क्या होगा। किसी भी सूरत में हुदैबिया पेपर मिल्स केस को दोबारा रीओपन करना अब मुमकिन नहीं रहा है। अब मैं वापस आता हूं कि मुहिब्बी इमरान खान या वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ऐसा फैसला क्यों किया। मैं समझता हूं कि उनकी ज़हनी इस्तेदाद संजीदा मामलात को गहराई तक मापने की नहीं है। इस पूरे कमीशन बनाने की एक ही बात मुझे समझ में आई है कि वजीर आजम पाकिस्तान या मौजूदा हुकूमत ये नहीं चाहती कि ब्रॉडशीट के मुल्जमान को करार वाकई सजा दी जा सके, या कम से कम उनको कौम के सामने बरहना किया जा सके, कौम को वाज़ेह तौर पर यह बताया जा सके कि ब्रॉडशीट के कॉन्ट्रैक्ट में यह खामियां थी और ये लोग, जैसा कि मैंने जनरल साहिबान के नाम लिए, उस वक्त की नैब की लीगल टीम जुम्मेदार थी। और इसी तरह जब उसके बाद लंदन की अदालतों में प्रोसीडिंग्स होती रहीं, तो पाकिस्तान से कौन कौन गवाह वहां पर पेश हुए जिन्होंने पाकिस्तान के मफादात और पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान के कानूनी शहादत के खिलाफ वहां पर बयानात रिकॉर्ड करवाए। अगर ये पूरा मामला एक्सपोज हो जाता है और कौम को यह मालूम हो जाता है कि लंदन की अदालत में या गैर मुल्की अदालत हाय में पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के गवाहान और रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम क्या कर रहे थे, तो बहुत से लोगों का करियर खराब हो जाएगा। शायद इमरान खान इस बात से खौफजदा हैं। इसी तरह अदायगी का मामला इस कदर मशकूक है कि जैसा कि एक कानूनी तरीकाकार था हुकूमत पाकिस्तान का जुर्माना अदा करने का, वो एडॉप्ट नहीं किया गया। जुर्माना अदालत में जमा करवाकर रसीद नहीं ली गई, बल्कि पैसा वफाकी हुकूमत की काबीना की मंजूरी से लंदन के एक बैंक में रखवाकर उसकी इत्तला अदालत को दी गई कि आप खुद ले लें। यह बड़ा ह्यूमिलिएटिंग, पाकिस्तान के लिए परेशान कौन, पाकिस्तान की इज्जत और वकार में कमी करने वाला फेल था। और फिर वही बात कि उसमें से इनकम टैक्स तक काटना याद नहीं रहा था। तो इस तरह के बहुत सारे खुफिया मामलात हैं जो मंजर आम पर आ सकते हैं। तो आज इस वक्त मैं यही कह सकता हूं कि जस्टिस शेख अजमत सईद साहब के कमीशन का दायरा कार ब्रॉडशीट के मामला से वसी करके ऐसे मामला की तरफ ले जाना जिनमें से अब कुछ हासिल वसूल होने वाला नहीं है, उसका मकसद महज ये हो सकता है कि इमरान खान ये चाहते हैं कि उनकी हुकूमत या उनके इक्तदार के दौरान ये मामला तय ना हो सके और वो मामला पर मट्टी पाओ के अंदाज में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ब्रॉडशीट के केस में, दीगर मामलात में हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले लोग क्या कुछ करते हैं, मुल्की मफादात के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस तरह के बहुत से मामलात को हम आइंदा आने वाले व्लॉग्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इसी कदर।
YouTube چینل دوسرا رخ کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کومنٹ کریں۔ خدا حافظ۔